नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। लोकसभा चुनाव 2024 का रण महाभीषण हो चला है। देश में आज पांचवें चरण के लिए वोट डालने का काम पूरा हो गया। 49 सीटें पूरे देश में और 14 सीटें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में। यहाँ वोट पड़े। इसके बाद फिर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र है जहाँ 13 सीटें हैं। इसके बाद बाकी फिर अन्य राज्यों में 8 राज्यों में वोट पड़े हैं। उत्तर प्रदेश की जो 13 सीटें पिछली बार इस चरण की 14 में 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। सिर्फ एक सीट रायबरेली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी सीट बचा पाई थी। राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे। ये वही चरण है। बीजेपी को शुरू से कहा जा रहा था कि ये चरण बीजेपी का है। लेकिन आज मंथन में हमारा सवाल यही है कि क्या 13 का तिलिस्म बीजेपी कायम रख पाएगी क्या? तो आज सवाल यही मंथन में कि जो ये चरण है पांचवा, इसमें पिछली दफ़ा 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटें जीती थी 14 में। आप समझ सकते हैं क्या स्ट्राइक रेट रहा होगा। केवल सोनिया गांधी अपनी सीट बचा पाई थी। राहुल गांधी भी 55,000 के आसपास चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि हवा कुछ अलग तरीके की बह रही है। अब पता नहीं, हर चुनाव में लोग कहते हैं कि हवा बहल रही है, ये भीड़ बहुत आ रही विपक्षी नेताओं के रैलियों में, लेकिन वो भीड़ कन्वर्ट नहीं होती वोटों में। पता नहीं क्या कारण है, क्या विपक्ष अपनी बात नीचे तक नहीं कह पाता। लेकिन इस बार फिर बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक दल के तो अपने अपने दावे हैं। बीजेपी अपनी बात कह रही है, वो तो कह रही है कि 14 के 14 रायबरेली भी इस बार हम जीत जाएंगे। और जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो खबरें हैं उसमें 5 से 6 सीटों में जबरदस्त पेंच फंसा हुआ है। और उसको हम यूं ही नहीं कह रहे। जो सत्ताधारी दल के नेता लड़ रहे हैं, जो चुनाव में प्रत्याशी हैं, 2-2 बार के सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र में, उनके बयान इस तरीके के रुझान दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि 2024 में इन 14 सीटों पर किसका तिलिस्म कायम होगा, या बीजेपी अपने 13 सीटों के तिलिस्म को कायम रख पाएगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये पांचवा चरण है। इसमें दिग्गज नेता और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से मैदान में है। स्मृति ईरानी समेत 5 केंद्रीय मंत्री इस चरण में हैं। और पूरे देश में कहें तो 10 केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार के 10 केंद्रीय मंत्री इस बार चुनाव लड़ रहे हैं इस चरण में। स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल शर्मा है, जो हरदम गांधी परिवार की खड़ाऊं लेकर अमेठी और रायबरेली में राजनीति करते रहे हैं। राजनीति करते भी रहे हैं कि नहीं, इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा मैं मुतमईन नहीं हूँ। लेकिन गांधी परिवार के लिए वो बहुत काम करते रहे, कांग्रेस के लिए वो काम करते रहे। वो राजनीतिक ही काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि कोई उद्योग चला रहे थे। राहुल गांधी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे दांव पर नहीं मानता। राहुल गांधी के रायबरेली से आने के बाद कांग्रेस इस चुनाव में काफ़ी आगे दिख रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, बाराबंकी, कैसरगंज जो गोंडा की सीट है, वहाँ पर वोट पड़े। और इसमें 10 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 4 सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए
तो पूरा चुनाव एक तरीके से गुथा हुआ है और मतदाताओं ने वोट डाल दिया है। अब वोटिंग की बात करें तो लखनऊ में सबसे कम वोटिंग हुई है, 50% से थोड़ा ऊपर वोटिंग हुई। हालांकि अभी आंकड़े कल तक आएंगे और अब तो किन्हीं आंकड़ों पर मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि वो आंकड़े 3 दिन 4 दिन 11 दिन तक बाद तक आते रहते हैं, तो आंकड़ों पर कोई मैं ना उस पर कोई बात करता हूँ, ना ही उसके मुताबिक किसी परिणाम या हार जीत की बात हम लोग कर सकते हैं। हालांकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम कयास ही लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं आज अभी शाम को ट्विटर देख रहा था, जो अब एक्स है, तो बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि भाई यहाँ मुकाबला वहाँ मुकाबला, बहुत तमाम तरीके की बातें हो रही थी। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति जो फतेहपुर से तीसरी बार उम्मीदवार हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उन्हें ऐसे घेर लिया जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया गया था। थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में उनकी गाड़ी पर पत्थर चलाए गए। साध्वी जी कह रही हैं कि ऐसा तब हुआ जब मेरी सरकार है, और अभी समाजवादी पार्टी का सिर्फ प्रत्याशी है, सांसद नहीं बना है। लोगों को उन्होंने आगाह कर दिया था 3 बजे ही कि ऐसे व्यक्ति को मत चुनिए। इसके पीछे एक पटकथा है। कानपुर के कुछ नेता फतेहपुर में साध्वी जी को चुनाव लड़ाने गए थे। वहां वो घूम रहे थे, गांव वालों ने उन्हें दौड़ा लिया। पुलिस पहुंची, बीच बचाव किया। इसमें एक जिला अध्यक्ष भी, कानपुर जिले के संगठन के अनुसार एक जिला है, उसमें एक जिला अध्यक्ष हैं और एक युवा नेता हैं। इस घटनाक्रम के बाद कहते हैं कि साध्वी जी ने भी ये वीडियो जारी किया। वो केंद्रीय मंत्री हैं, हम तो यही मान रहे हैं कि उन पर हमले की कोशिश हुई, हमला हुआ। अब वो कह रहे हैं कि थानेदार की मौजूदगी में ऐसा हुआ, तो ऐसे थानेदार को रहने का हक नहीं है। अगर इतनी सख्त सरकार में केंद्रीय मंत्री पर हमला हो जाए चुनाव के दिन, तो सवाल उठता है। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि साध्वी जी ने खुद ही रुझान दे दिया कि फतेहपुर में फतेह किसकी होने वाली है। खैर, तो आज जो ये 13 का तिलिस्म है, देश पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ये चरण बड़ा महत्वपूर्ण है। इस चरण में अगर विपक्ष ने कहीं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी भी चोट दे दी तो बहुत मुश्किल होगी। और अगले जो 2 चरण हैं वो भी भारी हैं, लेकिन वो ठेठ पूर्वांचल की लड़ाई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चला क्षत्रिय मतदाताओं का विमर्श पूरब में आते आते ओबीसी क्षत्रिय छत्रपति गठजोड़ के साथ में आगे बढ़ रहा है, ऐसी खबरें हैं। कुंडा में आज वोट डालने के बाद राजा भैया ने कहा कि अनुप्रिया पटेल जी ठीक कह रही हैं, राजा रानी के पेट से नेता नहीं पैदा होता, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, नेता नहीं पैदा होता, और सिर्फ उसकी आयु 5 साल के लिए होती है। अब जब ये जनता जनार्दन चाहती है तभी इस जनसेवक को पुनर्जन्म देती है। कहते हैं कि राजा भैया ने पलटवार किया है। और कौशाम्बी में आज मतदान हुआ है। राजा भैया के सीट कुंडा और बाबागंज, उनके खास सिपह सलार वहां से विधायक है। राजा भैया खुद कुंडा से विधायक हैं। अब वहां विनोद सोनकर फंसे या निकल गए तो 4 जून को पता चलेगा। हमारे साथ बहुत ही जाने माने पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के उन नेताओं को हमने आमंत्रित किया है जिनकी छवि एक गंभीर नेता के रूप में है। ठीक है, अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, अपनी अपनी पार्टी के बारे में बात रखेंगे, उनको रखना भी चाहिए। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं बुंदेलखंड से। आज बुंदेलखंड में भी वोट पड़ा। और कांग्रेस पार्टी के नेता अतुल सिंह रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। आज रायबरेली में भी वोट पड़ा और राहुल गांधी आज बूथों में घूमते हुए नजर आए। उपमेंद्र सिंह रायबरेली के वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। उपमेंद्र आज पूरे दिन रायबरेली और अमेठी के इलाके में घूमते रहे हैं। बहुत सारी हवा पानी इनके पास है, अभी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार,
जाने माने विश्लेषक और राजनीतिक दलों का जो डायनेमिक्स है उसमें ब्रजेंद्र की बहुत अच्छी पकड़ है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और समझाते उससे भी बेहतर तरीके से हैं दर्शकों को। और तकरीबन 5 दशक का अनुभव रखने वाले बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक प्रमोद गोस्वामी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत प्रमोद जी, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं पत्रकार साथियों के पास जाने से पहले मैं जरा राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुख कर लेता हूं। डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, पूर्व मंत्री विधायक, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत ही संजीदा नेता हैं और पुरानी भाजपा के नेता इन्हें कहा जाता है, अटल अडवाणी वाली भाजपा के ये नेता हैं। हालांकि पार्टी तो वही है, काल बदलते रहते हैं, तरीके बदलते रहते हैं। चंद्रिका जी, आज उत्तर प्रदेश का जो चरण पूरा हुआ उसमें 2019 में आपने 13 का जो तिलिस्म दिखाया था, 13 सीटें आपने जीती थी। सोनिया गांधी को छोड़कर बाकी सारे लोग चुनाव हार गए थे। इस बार क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, बुंदेलखंड क्या कह रहा है, और बाकी जो 13 सीटें हैं वो क्या 14 हो जाएंगी, 13 ही रहेंगी या और कुछ? जी, आपको मेरा नमस्कार तथा सभी पैनलिस्ट को तथा श्रोताओं को मेरा विनम्र नमस्कार है। आपका जो प्रश्न है कि 13 ही रहेंगी, 14 हो जाएंगी या कुछ और होगा, इस संबंध में मेरा ये कथन है कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, ये चुनाव भी, इसके पूर्व के चुनाव भी, उसमें एक धारा होती है। जनता के मन में ये विचार होता है कि हमको किस पार्टी की सरकार बनानी है, और इधर तो और भी स्पष्ट हो गया है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये जनता के मन में रहता है। यदि मैं अपने एनडीए की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा बिल्कुल सुनिश्चित है। तो जनता को ये पता है कि मोदी जी को बनाना है अथवा नहीं बनाना है। क्योंकि पिछली बार यहाँ उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तो मायावती जी का और अखिलेश जी का गठबंधन था और दोनों गठबंधन के साथ लड़े थे, लेकिन फिर भी भाजपा अधिकांश सीटों पर 50% या उससे अधिक मतों को प्राप्त करके ये सीटें जीती थी। इस बार भी यद्यपि कांग्रेस से गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, लेकिन कांग्रेस के और बसपा के मत प्रतिशत में बहुत बड़ा फर्क है। ये बात ठीक है कि अल्पसंख्यक मतदाता एक जगह वोट डालेगा, उनको ये सुविधा मिली होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो लोग लगातार जिताते आ रहे हैं, करीब 4 चुनाव से हम लोग देख रहे हैं, और अभी तक जितने भी वो हुए हैं, जितने चरण हुए हैं, उन सब में भी जो भाजपा के बारे में आम धारणा लोगों में है कि भाजपा बम्पर मतों से सीटें जीतेगी, सरकार बनाएगी। इस चरण में चूंकि भाजपा की पिछली बार 14 में 13 सीटें थी और रायबरेली की सीट में पिछली बार सोनिया जी लड़ रही थी और उनके साथ दिनेश सिंह जी लड़े थे, तो बहुत कम मार्जिन था, 4 लाख से ऊपर वोट दिनेश सिंह जी पाए थे। और अब राहुल जी लड़ रहे हैं, ठीक है, उनके पैतृक सीट में मानता हूं मैं, लेकिन राहुल जी में और सोनिया जी में भी अंतर है, कद का भी और अन्य तरीके का भी। तो मैं समझता हूं कि उस सीट पर भी भाजपा पहले से बहुत अच्छा लड़ेगी, और शेष सीटें जो है उनमें जो भाजपा का मतदाता है वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करता है, तो वो कोई और कारण नहीं बनता कि वो भाजपा को न मतदान करे। भाजपा के 10 प्रत्याशी सब ज्यादातर रिपीट हुए हैं, तो वो थोड़ा विषय रहता है, लेकिन अंततः लोगों के मन में है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने, ताकि जो योजनाएं वो चला रहे हैं वो चलती रहें, और अन्य योजनाएं भी वो लेकर के जनता के हित में आएंगे। और मोदी जी के बारे में जो जनता का एक लगाव है, प्यार है, और लोगों का जो भाव है, उस नाते मैं समझता हूं कि स्थिति पहले जैसी ही रहना चाहिए, और अगर 14 सीट भी जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। अतुल सिंह, चंद्रिका जी कह रहे हैं कि भाई ये केंद्रीय चुनाव है, मोदी के नाम पर ही वोट मिला है। हालांकि वो इशारों में कह रहे हैं कि हाँ भाई प्रत्याशी रिपीट हुए, हल्का फुल्का लोगों को लगता है कि भाई हमें मौका मिलना चाहिए, लेकिन देश जिस तरीके से विकास कर रहा है, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, यानी भाजपा की स्पष्ट नीति है कि वो चुनाव उसने केंद्रीकृत करके रखा है, और जो विपक्ष है वो स्थानीय मुद्दे उठा रहा है, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर और आजकल खटाखट गटागट, ये भी मुद्दा बना के रखा है।
अगर देखें अमेठी और रायबरेली की स्थिति, तो दावा कर रहा है, जैसे चंद्रिका जी ने दावा किया, सत्ता पक्ष दावा कर रहा है कि भाई राहुल गांधी सोनिया जी के कद के नेता नहीं है। वो कह रहे हैं दिनेश जी को बहुत अच्छा वोट मिला था। तो क्या इस बार भी इस तरह की स्थिति होगी? क्या आपको लग रहा है 13 की 13 ये जीत ले जाएंगे, या कहीं कुछ आपकी गुंजाइश बन रही है एक दो सीटों पर आगे? अनम्यूट करिए अतुल सिंह। माननीय उपाध्याय जी सही कह रहे हैं कि भाजपा में सिर्फ मोदी अकेले बचे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भाजपा में हम दो हमारे दो हैं। मोदी अमित शाह उनके दो, अडानी अंबानी, ये हम दो हमारे दो। देखिए, रही बात रायबरेली लोकसभा का चुनाव रायबरेली की जनता लड़ती है। जैसे माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी को 3 लाख साढ़े 3 लाख वोट मिला। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वोट मिला। लेकिन पिछली बार जो पुलवामा हमला हुआ, उसका सिंपैथी गेन भाजपा ने किया। पूरे देश में लगभग 2 लाख मत अधिक मिले हर लोकसभा में, अगर आप आकलन करेंगे। लोगों को लगा कि जैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी करेंगे। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने कुछ नहीं किया, जाके बिरयानी खाए, उनसे संबंध अच्छा स्थापित किए और लगातार पाकिस्तान हमारी सेनाओं पर हमला करते रहे। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ वोट इस वजह से पिछली बार इनको सबको ज्यादा मिला। रायबरेली की जनता अपना विकास चाहती है। 10 साल में अगर भाजपा ने एक ईंट लगवाया हो रायबरेली में, तो बता दें, रायबरेली शहर को 5 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं शहर से। रायबरेली में एम्स सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो 900 बेड का था, इसको 600 बेड इन्होंने कर दिया। बाद में उन्होंने बेड कम कर दिया। रायबरेली में बहुत कुछ है। और रायबरेली का जो आम जनमानस है, वो सिर्फ गांधी परिवार के साथ है। अभी आप देखें, रायबरेली तो मान लीजिए कोई मुकाबला ही नहीं है। रायबरेली तो एक तरफा मैटर है, एक तरफा मामला है। आप अमेठी कर देखेंगे, आप अमेठी के जो प्रकरण है, अमेठी में भी हमारे किशोरीलाल शर्मा अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां जातीय समीकरण जो हमारा बना है, वो अच्छा समीकरण स्थापित हुआ है। क्योंकि अब बीजेपी के पास कोई ऐसा, अब देखिए, बीजेपी के पास वोट बैंक था, निश्चित तौर पर था, अच्छा वोट बैंक था, लेकिन उन्होंने सब खो दिया। क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे, आप ही बताइए, आज जितने ग्रामीण एरिया में जितने प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल है, वो सब कांग्रेस के जमाने के हैं कि नहीं है? आप एक स्कूल बता दीजिए इन्होंने किसी गांव में स्थापित किया हो, किसी भी विद्यालय में। वो जो भी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है, वो सब लोगों को लगा कि यार ये तो फर्जी बात करते हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, कोई चिकित्सा की कोई व्यवस्था इनके पास नहीं है, शिक्षा का कोई वो नहीं है, साधन नहीं हो पा रहा, नया कोई साधन नहीं बन पा रहा। आप प्राइवेटकरण को बढ़ाते जा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो आरक्षण पर हमला हो रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान पर लगातार हमला हो रहा है। इनके सांसदों ने कई बार बात रखी कि मुझे 400 सीट चाहिए। अब 400 सीट कहाँ से ला रहे हैं, ये तो यही बता सकते हैं। तो और आपको दूसरा, भी अतुल सिंह, आपको भी जातीय राजनीति का सहारा लेना पड़ा। आप लोग कहते हैं कि जाति धर्म की राजनीति नहीं करती कांग्रेस, लेकिन अब जाति 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 आपको भी करना पड़ा। आप उन पर आरोप लगाते हैं धर्म धर्म धर्म, आप भी जाति 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 का माला रटे हुए हैं। आजाद भारत के बाद हिंदुस्तान में जहां सुई सुई नहीं बनती थी, वहां सुई से लेके हवाई जहाज बना, सिर्फ गांधी और नेहरू जी के जमाने में। और इस परिवार ने बहुत कुछ देश के लिए किया है, बहुत कुछ किया है। अब भाई 10 साल हो गए, आप कोई काम तो करते। आप 5 किलो अनाज की बात करते हो, ये भी अनाज सोनिया गांधी जी के 2012 में इन्होंने लाया था। आप कोई एक योजना बता दीजिए जो इन्होंने अरे नहीं तो अब लाई हो। आपने 10 किलो की बात कर दी। आपको लग रहा है कि मोदी जी का जो राशन वाला मसला है, उससे उनको शासन फिर मिल सकता है तीसरी बार, तभी आपने 10 किलो किया है? नहीं, देखिए, जनता की जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाना चाहिए, उसको कम नहीं करना चाहिए। कांग्रेस का मैं हमेशा सोच रही है, कोई भाजपा के कारण नहीं है, ठीक है, कांग्रेस की स्थिति रही ठीक हमेशा। है अतुल सिंह, मैं आऊंगा आपके पास। उपमेंद्र को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। उपमेंद्र, रायबरेली और अमेठी की तासीर आज आपने किस तरह नापी? क्या देखा आपने? हमारे दर्शकों को बताइए जरा। उपमेंद्र, उपमेंद्र, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए। आवाज आई? हाँ, बोलिए बोलिए। चुनाव रायबरेली का तो काफी अच्छा हुआ, और एक दोनों प्रत्याशियों के बीच चुनाव भी अच्छा दिखा कई बूथों पर। लेकिन लीड की ही लड़ाई है रायबरेली में, कांग्रेस जीतेगी यहाँ पे। अरे रायबरेली आपने में, अभी से घोषणा कर दी, 4 तारीख तक का इंतजार हाँ, भी नहीं किया भाई। नहीं इसलिए कर दी जो रुझान दिखा। हम लोग तो जो भी बात करते हैं रुझान पे करते हैं, क्योंकि वो तो मतगणना के बाद ही 4 को पता चलेगा कौन जीता कैसे जीता।
लेकिन जो रुझान दिखा वो कांग्रेस का भारी रुझान पे कांग्रेस भारी दिखी है। और अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में कांग्रेस काफी अच्छा चुनाव लड़ रही है। वहां पे जीतेगा कौन ये कह पाना आज की डेट में अभी फिलहाल मुश्किल है। ये दोनों चीजें तय होंगी 4 तारीख को, जून को, 4 जून। नहीं उपमेंद्र, जरा आज राहुल गांधी भी बूथों में गए, तो इसका भी कोई असर पड़ेगा, पब्लिक में पड़ा है क्या? जो आप लीड की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी घूमते रहे और कई जगह इस तरीके की चीजें भी आई, उनको जाना पड़ा। निश्चित रूप से राहुल गांधी के आने से वो जो वर्कर था, जो वर्कर थोड़ा प्रभाव में था, दबाव में था, इसको भय था कि सरकार हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही, क्योंकि जो भाजपा का प्रत्याशी है वो यहाँ का स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी है प्रदेश सरकार। जी। और प्रदेश सरकार के मंत्री होने के नाते प्रशासन निश्चित रूप से उसके कहीं ना कहीं झुकाव में आता ही है, जैसा चुनाव में देखा जाता है। यहाँ भी कई बूथों पे ऐसी स्थितियां देखने को मिली जहां विवाद हुए, कई बूथों पे कांग्रेस के पर्चियां लेके जला दी गई। और एक बेलाखारा बूथ है सदर विधानसभा पे, जहां राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने कहा वर्कर से कि डरो मत, इसके खिलाफ जो भी है इसके खिलाफ FIR दर्ज करो। तो उन्होंने जो ये ऊर्जा दी, उसके बाद उस वर्कर ने तहरीर भी दिलवाई, अपने जो भी उनका सिस्टम उस सिस्टम तहरीर भी गई उस पे। तो इस ऊर्जा अगर 3-4 बूथों पे यहाँ पे देखने को मिला, जहाँ पे कांग्रेस के बूथ को एक तरह से छीनने का प्रयास हुआ, जो मतदान केंद्र के बाहर लगते हैं, जहाँ पर्चियां बनती है। उनका आरोप था भाजपा का कि पर्चियों में राहुल गांधी की फोटो लगी थी, हम लोग उसको विरोध कर रहे थे। लेकिन विरोध एक होता कि विरोध हमने कंप्लेन कर दी, छीनना जब्ती तो एक विवाद का कारण देती है, और विवाद हुए कई बूथों पर। जैसे डी में एक वर्कर को मारा गया, उसको कोई सूचना आ रही, उसके पैर टूट गया है, उसकी FIR हो रही। तो ये घटनाएं ये हुई निश्चित रूप से राहुल गांधी के आने के बाद वर्कर में बूस्टअप हुआ, वर्कर वर्कर बूथ पे लड़ने के लिए तैयार हुआ। तो राहुल गांधी अगर ना आते तो शायद ये चीजें कांग्रेस ना कर पाती जो यहाँ पे। तो ये चीजें आप मान रहे हैं उपमेंद्र की, क्या ये चीजें लीड बढ़ाने के लिए सहायक होंगी राहुल गांधी की? नेतृत्व तो आपके साथ खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार होता है तो वर्कर की ऊर्जा बढ़ती है, और जब ऊर्जा बढ़ती है तो वोट में तब्दील होती है, ये सबका मानना। निश्चित तौर पर अमेठी में आप जैसा कह रहे हैं कि वहाँ कौन जीत जाए, तो चुनाव से पहले तो ये कहा जा रहा था कि एक तरफा स्मृति ईरानी जीत रही हैं, बड़े भारी अंतर से जीत रही। देखिए वहां का सिनेरियो थोड़ा बदला हुआ। वहां पे चुनाव अमेठी और सलोन 2 विधानसभाएं ऐसी जहां कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ रही है, और उधर भाजपा तिलोई और जगदीशपुर अच्छा लड़ रही है। गौरीगंज में मिला जुला असर है। तो वहां पे जो क्षेत्रीय सलोन इससे अच्छा लड़ रही, सलोन रायबरेली से जुड़ी हुई सीट है, तो उस पर रायबरेली का भी प्रभाव पड़ता है। जी। अमेठी में जो पिछला विधानसभा का चुनाव माना जा रहा, पिछले विधानसभा चुनाव में जो भी वहां खेल हुआ जिसमें सपा जीती, उस खेल ने अब की बार ये भाजपा के खेल को बिगाड़ा है। तो ऐसे स्थितियां जो पैदा हुई, उस हिसाब से कहा जा रहा है, जो देखा गया मतदान में भी देखा गया है कि 2 विधानसभा अमेठी और सलोन, इसको लेकर भाजपा का स्मृति ईरानी भी इसको लेकर चिंतित हैं। इन 2 विधानसभाओं का रिजल्ट क्या होगा। ठीक बात है। 2 विधानसभाएं हैं जो कांग्रेस को जिताने के लिए दिख रहे हैं, हाँ कांग्रेस जीतेगी तो इन 2 विधानसभाओं की वजह से ही। ठीक बात है। मतलब इस कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वास्तव में अमेठी में अभी कोई मुतमईन नहीं है, न किशोरी लाल ये कह सकते हैं कि हम जीत गए, और ना ही स्मृति ईरानी बहुत कॉन्फिडेंट हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं। पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश में 14 सीटों का चुनाव मुकम्मल हो चुका है, और पिछली दफ़ा 2019 में 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। आज हम उसी 13 के तिलिस्म की बात कर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे प्रमोद गोस्वामी जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। गोस्वामी जी, लखनऊ में किस तरीके से चुनाव हुआ, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो मोहनलालगंज की सीट को लेकर चर्चा है कि ये सीट बहुत, जैसे पिछली दफ़ा कौशल किशोर जीते थे उस तरीके से सीट नहीं दिख रही। राजनाथ सिंह का अंतर बढ़ेगा या अंतर कम होगा, ये भी एक प्रश्न है। इसके अतिरिक्त अगर उत्तर प्रदेश की कुछ और सीटों को आप अगर इंगित करना चाहें तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां कुछ आपको टक्कर दिखी या सीधे सीधे बीजेपी बहुत लीड लेती दिखी। हम लोग तो फिलहाल रुझानों में ही बात कर रहे हैं। गोस्वामी जी।
जी देखिए, चुनाव में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण पांचवा जो है चरण है। गोस्वामी जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, जरा माइक करीब करिएगा प्लीज। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ। दुर्गेश जी, ये चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा टफ चुनाव है। पिछले 4 चरणों के चुनाव या 5 चरणों के चुनाव को अगर उसको उस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि इसमें 14 सांसदों का चुनाव होना है, उसमें से 13 भारतीय जनता पार्टी के थे। तो विपक्ष के पास या इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है। अगर कुछ खोता है तो भारतीय जनता पार्टी का ही खोता है। और जो हालात हैं वो मुझे बदले बदले नजर आते हैं। जी जो परिस्थितियां हैं वो भी बदली बदली नजर आ रही हैं मुझे। अब आप, हालांकि अभी आपके संवाददाता ने बताया, मैं भी पिछले 20-25 वर्षों से रायबरेली और अमेठी को बराबर कवर करता रहा हूँ। और राजीव जी के समय में भी, राहुल के समय भी मैं वहाँ, मेरा चुनाव बहुत रहा है। मैं सारे चुनाव और सारी सभाएं, या जब प्रधानमंत्री रहे तो मैं उसको नहीं कवर करता रहा। वहाँ की जनता को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अपना, बाकी तो चार्ज तो मैं दोषी हूँ नहीं, लेकिन जो वहाँ की रिपोर्ट है और जो मैं गया वहाँ, उससे मुझे लगता है कि रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें शायद अपनी कांग्रेस के झोली में जा सकती हैं। रायबरेली में तो कोई दुविधा ही नहीं है, जी लेकिन जहां तक अमेठी की बात है, मुझे लगता है अमेठी भी वो सीट कांग्रेस जीत सकती है। जी बाकी अगर आप देखें तो सभी जगह लखनऊ को छोड़कर, लखनऊ में राजनाथ सिंह, जैसे रायबरेली में राहुल जी का है, वैसे ही राजनाथ सिंह जी का लखनऊ में है कि लखनऊ में हार जीत का अंतर ज्यादा कम तो हो सकता है, यही रायबरेली में। लेकिन इन सीटों के हारने की संभावनाएं नगण्य है। बाकी सब जगह बहुत टफ है और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी गोस्वामी चुनौती जी, मिल रही है। लखनऊ की एक सीट है मोहनलालगंज, उसके बारे में आज मैं दिन भर से सुन रहा हूं कि बड़ा मुकाबला हो गया, बड़ा मुकाबला हो गया। उसके बारे में जरा अपडेट करिए। नहीं, मैं खाली मोहनलालगंज की ही बात नहीं कर रहा हूँ दुर्गेश जी, मैं सभी सीटों की बात कर रहा हूँ। आप चाहे फतेहपुर की ले लीजिए, चाहे आप कौशाम्बी की ले लीजिए, चाहे आप बाराबंकी की ले लीजिए, चाहे आप मोहनलालगंज की ले लीजिए, चाहे आप संत कबीर नगर की ले लीजिए, प्रयागराज की ले लीजिए। ये सारी सीटें बुरी तरीके से फंसी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो पिछली बार 1 लाख से 1.5 लाख से जो अंतर में था, वो कहीं ना कहीं अपनी कड़ी टक्कर जो है इंडिया गठबंधन उनको दे रहा है। इसमें से कितनी लूज होंगी ये तो 4 जून को पता, लेकिन आपकी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस यहाँ नुकसान निश्चित है, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन कितना नुकसान होगा ये 4 जून को पता लगेगा। लेकिन अगर हम ये मान भी लें तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 4 या 5 सीटें तो कम होनी ही चाहिए, जो वहां का फीडबैक मुझे मिल रहा है। ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बाराबंकी सीट बहुत अच्छी लड़ रही है ना। उसके कई कारण हैं, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि कोई इंडिया गठबंधन है या भारतीय जनता पार्टी। मैं इसलिए कि इस बार अगर आप देखें तो चाहे कारण कुछ भी रहे हो, चाहे वो आप संविधान में संशोधन की बात ले लें, जो 400 सीट की बात कही, उसको विपक्ष ने पूरी तरीके से भुनाया और ये संदेश देने की कोशिश करी कि ये संविधान बदल जाएगा, तो उससे दलित वर्ग में कहीं ना कहीं एक नुकसान पैदा हुआ। चाहे वो 1% घटे, लेकिन उसका जो पहले ये होता था कि अगर बसपा को नहीं देता था तो वो भाजपा को दलित वोट बैंक चला जाता था। लेकिन इस बार जो है वो चाहे कहीं चला जाए, बसपा को अगर वो नहीं दे रहा है तो वो कहीं चला जाए, इंडिपेंडेंट को चला जाए, लेकिन वो भाजपा को नहीं दे रहा है। तो बड़ी बात है, ये नुकसान बड़ी बात कर रहे हैं आप। अगर अगर नुकसान अगर हो रहा दलित है। वर्ग कांग्रेस और सपा की तरफ अगर उन्मुख हो गया तो मुझे लगता है मुश्किलें बढ़ेंगी। मैं यही दुर्गेश जी, आपको जो मेरा अपना हो सकता है, क्योंकि ये तो हमारा अपना एक आकलन है, आकलन गलत भी हो सकता है, लेकिन जो रिपोर्ट्स मुझे मिल रही है या सब जगह के जो हमारे जिले के संवाददाता हैं उनसे जो मेरी बात हो रही है, उनका ये कहना है अब वो 30% दलित जा रहा है इंडिया गठबंधन में, कि 20% जा रहा है, कहीं 15% जा रहा है।
ये लेकिन वो ये ऐड तो हो रहा है, ये नुकसान तो भाजपा का हो रहा है। तो इसलिए इस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। दूसरे एक चीज, अब चूंकि हमारे उपाध्याय जी बुंदेलखंड के ही हैं, जालौन सीट जो है, जो पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का मतलब बड़ी मजबूत गढ़ कहा जा सकता है। आपकी वहां भी जो दलित वोट बैंक है वो वहां से शिफ्ट हो रहा है, और वहां भी चुनौती हो गई है, जिसको कि माना जाता था कि ये तो मजबूत सीट है। यहाँ और वो सुरक्षित सीट भी है, सुरक्षित सीट भी है। हाँ, वही मैंने कहा, तो वहां भी कांटे की टक्कर हो गई है। तो इससे मुझे लगता है कि अच्छा, दूसरे, अब आप बताइए, खाली संविधान का ही नहीं, उन्होंने पिछड़े वर्ग में भी जो कमंडल था, वो अगर 14 से देखे तो भारतीय जनता पार्टी ने उस वो मंडल के वहां जो पिछड़े थे, अति पिछड़े थे, उनको अपनी तरफ कर लिया था उन्होंने, और हो गए थे, वो उनके साथ जुड़ गए थे। आपकी आरक्षण के मुद्दे को लेके जो इंडिया गठबंधन ने या विपक्ष ने जो एक माहौल बनाया कि आपका आरक्षण चला जाएगा, उससे उसमें भी कहीं ना कहीं डेंट लग रहा है। तो ये मैं नुकसान की बात कह रहा हूं कि कहाँ नुकसान होने की संभावना है, उस आधार पर मैं आकलन की बात कर रहा हूं। तो वो भी एक नुकसान हो रहा है। तीसरे, महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये सब मुद्दे जो है। अच्छा, और फिर उसी का अगर आप देखें दुर्गेश जी, आप भी एक लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और चुनाव को बहुत नजदीक से देखा है, आपकी युवाओं का उछल कूद नहीं दिखाई दे रहा है। वरना उत्साह उमंग जितना युवाओं में होता था, वो आपकी नहीं दिखाई दे रहा। वो न केवल वोट डालते थे, बल्कि अपने साथ वोट लेके आते थे, वो देखने को नहीं मिला, और मत प्रतिशत भी घट रहा है। तो ये जो सारे संकेत, इन कड़ियों को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चरण में भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक नुकसान हो जाएगा, या हो सकता है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, जो एक अलग संदेश देने की कोशिश कर रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ इशारा किया है गोस्वामी जी ने। मैं ब्रजेंद्र प्रताप की तरफ रुख करूंगा। ब्रजेंद्र प्रताप, ये जो चरण है 5वां पूरा हुआ है, और इससे अब जो 2 चरण बचे हैं वो ठेठ पूर्वांचल है, और अभी जहां आप इस वक्त हैं प्रयागराज, उस सीट पर शायद 6ठे चरण में मतदान होना है, और जो ठेठ पूर्वांचल है वो 6ठे चरण में आएगा। लेकिन जो ये चरण हो गया है, 13 का तिलिस्म बीजेपी ने पिछली बार बनाया था, और बहुत सारे दावे अभी हैं। उपाध्याय जी ने कहा कि हम 14 भी जीत सकते हैं। खैर, राजनीतिक दल हैं, अपने अपने दावे वो कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि ज़रा बुंदेलखंड के बारे में, चूँकि 4 सीटें हैं वहाँ, और बहुत दिनों से बीजेपी के पास हैं वहाँ सीटें 4 की 4। उससे पहले बसपा सपा वहाँ ठीक लड़ा करती थी कभी। उसी तरीके से अगर बात करें पूर्वांचल की, थोड़ा सा जो पूर्वांचल से टच इलाका है, कौशाम्बी वगैरह, तो आज चुनाव में क्या दिखा और आपके पास क्या फीडबैक है ब्रजेंद्र? अनम्यूट करिए। मेरी आवाज आई? हाँ, बोलिए कृपया। आ रही है, आपकी आ रही है। दुर्गेन जी, मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ जी और दो घटनाओं की तरफ सीधे इशारा करता हूँ। जी साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर, जी जिन्होंने कहा कि मुझे घेर लिया, जो आपने बता दिया जी कैसे उनको घेर लिया समाजवादी पार्टी के गुंडों ने इन्वर्टेड कामा में है। और इसके एक दिन पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की फूलपुर में सभा थी। जी। इंतजाम सुरक्षा का क्या था? भीड़ ज्यादा थी, बैरिकेटिंग टूट गई, दोनों नेताओं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। साध्वी निरंजन ज्योति कहती हैं कि मुझको घेर लिया। अखिलेश और राहुल गांधी की चिंता यह है कि वो घिर गए। अब जमीन पर खड़े होकर देखिए कि रुझान किधर जा रहा है। आज संत कबीर नगर में भी आप उसको जोड़ लीजिए। आज हाँ, संत कबीर नगर में भी ये हुआ। जी सर जी, मैंने उसको भी जोड़ दिया। सर की बात ठीक है। तो मैं अब आपको आ रहा हूं दुर्गेन जी, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, अकबरपुर। जी। अकबरपुर में चुनाव हो चुका था। हमीरपुर में पिछड़ा संगठन, पिछड़ी जाति के लोधियों का एक बड़े स्वामी है वहां, ब्रह्मादीन जी। हाँ। दिवंगत हैं। उनकी समाधि पर 1 हफ्ते से बड़ी बड़ी बैठकें चल रही थी। यमुना और बेतवा का पानी लेकर सौगंध खा रहे थे।
जी जी। सौगंध खाने वाले हराने की सौगंध खाते हैं, जिताने की तो कम खाते हैं। जालौन गरौठा में जहां 5वीं मर्तबा शायद लड़ रहे हैं भानु प्रताप वर्मा, छठी बार, छठी बार। छठवीं बार, छठवीं बार लड़ रहे हैं। फतेहपुर में जालौन गरौठा, फतेहपुर, बांदा और हमीरपुर, ये सीटें बहुत बुरी तरह फंसी हुई हैं दुर्गेश जी। जी। 13 में आधे के आसार हैं। बड़ा सही कह रहे चौंकाने वाली बात कर रहे हैं आप। आपके रुझान तो मुझे लगता है उपाध्याय जी टेंशन में आ जाएंगे। नहीं, उपाध्याय जी को टेंशन में इसलिए नहीं आना है क्योंकि आरके पटेल इनके बहुत अच्छे मित्र हैं उपाध्याय जी के। और आरके पटेल किस तरह से रोए गए हैं जाकर, मैं 3 दिन से देख रहा हूं चित्रकूट के जंगलों में कि कैसे वो बिरादरी की दुहाई दे रहे हैं। वहां शिवशंकर सिंह की जो पत्नी कृष्णा पटेल लड़ रही हैं, शिवशंकर सिंह कह रहे हैं मैं बीमार हूं, मेरा आखिरी चुनाव है, मेरा आखिरी चुनाव है, ये दुहाई देकर शिवशंकर पटेल वहां चुनाव लड़ रहे हैं। और बांदा में शिवशंकर पटेल, बांदा चित्रकूट, फतेहपुर में नरेश उत्तम, और इधर जो हमीरपुर का इलाका है वहां पुष्पेन चंदेल के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। चुनाव इन लोगों ने आरक्षण और संविधान को गली गली पहुंचा दिया है दुर्गेश जी। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो इस भ्रम को तोड़े जो विपक्ष ने नेटवर्क बुन दिया है, जो जाल बना दिया है कि ये संविधान खत्म किया जा रहा है, आरक्षण बदल दिया जाएगा। जी ये जो चीजें पहुंच गई जनता के बीच, राशन जी। मुझे लगता है कि ब्रजेंद्र का संपर्क। हाँ दुर्गेश जी, इसी में एक चीज मैं और हाँ, जोड़ बोलिए दूं, जो बोलिए बोलिए बोलिए। बुंदेलखंड की जो बात आ गई, तो अगर जालौन में देखें, ये जो कहा है आकलन बिल्कुल सही दिया है। जालौन में जी कोली सर। और दलित के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है, उपाध्याय जी बेहतर जानते होंगे। जी इस जी बार जो एक दूसरे से बिल्कुल 36 का आंकड़ा था, वो 33 में समीकरण बदल गए हैं। ये सर। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चुनौती का ठीक विषय है, ठीक है ब्रजेंद्र। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो 36 था वो 33 हो गया है। जरा इसको एलेबोरेट करिए, दर्शक जानना चाहते हैं। बड़ा दिलचस्प बात कही गोस्वामी जी ने। देखिए, बांदा में आरके पटेल जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता हैं। पिछले चुनाव में बार बार ये बात हो रही थी कि सारा का सारा दलित वोटर, किनारे का वोटर, गरीब आदमी सब मोदी 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 चिल्लाकर इनके साथ जा रहा था। तो बसपा छोड़कर ये सब भागे, बसपा छोड़कर भागे और भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह शामिल हुए। अब की तो इनके लिए है कि 5 साल में जो इन लोगों ने किया है बुंदेलखंड में, जनता उसको देख रही है। केवल आरके पटेल या पुष्पेन चंदेल की बात नहीं है, सत्ताधारी जो लोग भी थे उन सबने जो किया, इन सांसदों ने, इस पूरे इलाके में टिकट नहीं बदले गए। मोदी जी से और उनकी भाजपा से अरे बहुत बड़ी गलती ब्रजेंद्र हुई। भाई, उपाध्याय जी ने इशारा कर दिया है। उपाध्याय जी ने इशारा कर दिया है शुरू में अपने वक्तव्य में ही। उन्होंने कहा कि भाई कहीं न कहीं हो सकता है हल्का सा टिकट को लेकर, तो इशारा कर दिया है। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं वो। जी उपाध्याय जी इससे ये संकेत ही दे सकते हैं भाजपा से जुड़े, ये कैसे कह देंगे। ठीक बात है, ठीक बात। ब्रजेंद्र उनकी कंटिन्यू अपनी- करिए, ब्रजेंद्र कंटिन्यू करिए। जी। उनकी मर्यादा है। तो ये जो टिकट नहीं बदले गए, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर पिछड़ी जातियां, गरीबी, फतेहपुर भारत सरकार के नोटिफाइड जिलों में है जहां सबसे ज्यादा गरीबी है, और इसको भारत सरकार के एक मंत्री ने अडॉप्ट किया है। जैसे सोनभद्र की स्थिति है वैसे ही फतेहपुर की स्थिति है। फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, ये सब लगे हुए जिले हैं दुर्गेश जी। यहाँ पर पिछड़ी जातियां और दलित तबका और मुसलमान, ये तीनों संविधान संविधान संविधान, इससे ऊपर के चुनाव को ही लेने जा पाए। भारतीय जनता पार्टी ना यहाँ तो राम मंदिर की बात कह पाई, भारतीय जनता पार्टी ना यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बेच पाई। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुत कठिन काम करना था, बहुत चुनौतीपूर्ण काम करने थे। कानपुर बुंदेलखंड का जो इलाका है वो इनके लिए बड़ा चुनौती का विषय है। यहाँ अकबरपुर के ये हालात देख चुके हैं, हमीरपुर, चित्रकूट और ये जो फतेहपुर है, यहाँ पर इनकी बड़ी हालत खराब है। चुनाव बहुत बहुत कांटे का चुनाव हुआ है, और करीब करीब कुछ जगह पर तो आप खड़े होकर देखते, हमको कहना नहीं चाहिए, अपने मीडिया की एक मर्यादा है, आप सामने देखते तो बता देते कि ये प्रत्याशी जीत गया। फतेहपुर में
भट्टों के बीच में ठाकुर ब्लॉक प्रमुखों ने मीटिंग की है जी और नरेश उत्तम पटेल जिंदाबाद, नरेश उत्तम पटेल जिंदाबाद के नारे लगाए। बगल वाली सीट पर जहां विनोद सोनकर हैं, विनोद सोनकर की सीट पर कौशाम्बी पे राजा रघुराज प्रताप सिंह को फिर से एक बार अपमानित किया गया। अमित शाह जी मैनेजमेंट करने में लगे हैं कि राजा किसी तरह से शांत रहें, क्षत्रिय नाराज ना हो। दुर्गेन जी, गुजरात से जो पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा था उस पर माफी मांगी गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए ये पूर्वांचल के गेटवे पर आ गए। पूर्वांचल के गेटवे पर जब ये आए तो कौशाम्बी में भारत सरकार की ही एक मंत्री, संयोग से बिरादरी भी उनकी वही है जो रूपाला की है, उन्होंने रघुराज प्रताप सिंह को कह दिया, सोए हुए शेर को जगा दिया। रघुराज प्रताप सिंह को कहा कि ईवीएम से राजा पैदा होता है, कोख से पैदा नहीं होता। रघुराज प्रताप सिंह ने तुरंत दूसरे दिन कहा भी कि नहीं नहीं, सेवक पैदा होता है। आपने बात कही और उसी पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव ने इस्तीफा दे दिया। अब आप देखिए कि जिन ठाकुर बिरादरी के लोगों को, जिन क्षत्रिय मतदाताओं को मनाने के लिए मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री स्वयं लगे हैं, वो अपने सहयोगी दलों के कारण नुकसान उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार माफी मांगने के मोड में आना पड़ रहा है उसको। आज फिर माफी मांगनी पड़ी कि क्षत्रियों को अपमान नहीं कर रहे हैं जी आज फिर माफी मांगनी पड़ी हाथ जोड़कर। जी तो चुनाव लड़ाने वाले मजबूती से काम कर रहे थे इन सीटों पर, लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं, जो उनके सहयोगी हैं, ये निरंकुश होते दिख रहे हैं। जी भारतीय जनता पार्टी के भाजपा का जो नेता है, जो कुंडा से विधानसभा का चुनाव लड़ा, मंच से रघुराज प्रताप सिंह को गालियां दे रहा। हाँ, चोर उसने तक कहा कहा कि उनको, चोर तक कहा, वो वीडियो सुना है। उसने कहा कि रघुराज प्रताप सिंह चोर है, पैसा लेकर टिकट देता है। ये भाषा है दुर्गेन जी। जी जी, सुना है मैंने चलाया भी है हमने इस खबर को। इलेक्शन के वक्त एक छोटा आदमी एक चुने हुए प्रतिनिधि पर ऐसी बात करेगा तो क्या अमित शाह मैनेज कर पाएंगे? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनेज कर पाएंगे? और मैनेज करने का समय कितना है? वोट पड़ रहा है, सुबह वोट पड़ना है, आप शाम को गाली दे रहे हो। सुबह वोट पड़ना है। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को, ये जो छोटी तो छोटी ब्रजेंद्र, हम ये मान लें कि छत्री और छत्रपति मोर्चा चुनाव में दिख रहा है, फतेहपुर से लेके जालौन गरोठा से लेके पूर्वांचल तक ये दिख रहा है। और ये दिख रहा है, मजबूती के साथ दिख रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चेतावनी का संकेत है। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, जरा एक छोटी सी और छोटा सवाल है कि ये जो 13 सीटें बीजेपी के पास थी, एक पत्रकार के तौर पर आपको जो रुझान मिले हैं उससे क्या लग रहा है कि कितनी सीटों पर कांटे की टक्कर, जहां कुछ भी हो सकता है? ब्रजेंद्र, देखिए, मैं रायबरेली और अमेठी को नहीं आऊंगा, उस पर चर्चा कर हो चुकी है जी। मैं आपको फतेहपुर लेकर आ रहा हूं जी, आपको कौशाम्बी ला रहा हूं। कौशाम्बी, फतेहपुर और ये जो बांदा चित्रकूट है, जी, ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती हुई दिख रही हैं। अच्छा, ये तीनों सीटें हाथ से निकलती हुई दिख रही हैं। बाराबंकी को भी जोड़ दीजिए। मैं उस तरफ नहीं आ रहा सर, लखनऊ के आसपास आप हैं, इसलिए मैं इन तीनों सीटों को देख कर आया हूं, घूम कर आया हूं, और भट्टों की तस्वीरें भी लेकर आया हूं। और ये बड़ी सटी हुई सीटें हैं, लगी हैं एक दूसरे से। ये लगी हुई हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि जैसे ही आपने एक थाना क्रॉस किया दूसरी सीट पर आ गए, आप इलाहाबाद में प्रवेश कर गए। ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती हुई दिख रही हैं। ठीक बात है। और तो उधर आपने बाराबंकी और मोहनलालगंज का खतरा आपने बता ही दिया। अमेठी को भी आपने टक्कर दे ही दी। रायबरेली पर कोई सवाल ही नहीं है। तो ये इन 13 सीटों में से 50% सीटें हैं, आधी सीटें ऐसी हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियों का तगड़ा सामना करना पड़ा है। ठीक बात है। और बहुत निकट की लड़ाई है। कौन जीत जाएगा, कौन हार जाएगा, ये तो जब मतगणना होगी दिखेगी। लेकिन जो खुली नंगी आंखों से दिख रहा है, जो एक रिक्शे वाला बता सकता है कि फला जीत रहा है, ये 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती हुई दिख रही। ठीक बात है उपाध्याय जी, ये आप वाली सीट से लेके ये ब्रजेंद्र कौशाम्बी तक चले गए हैं। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कहीं चीजें बीजेपी मैनेज नहीं कर पाई हो, ऐसा लग रहा? हालांकि नतीजे से पहले मैं बहुत मुतमईन नहीं रहता हूं और ना ही कोई टिप्पणी इस तरह करता हूं,
लेकिन हम सब पत्रकार हैं और आप पुराने नेता हैं और आप इससे पहले आईएएस अधिकारी रहे हैं, अफसर भी रहे हैं आप, तो आप लोगों की नज़रें बहुत भांप लेती हैं। बहुत सारी बातें आप भले कुछ ना कहें, क्योंकि पार्टी की और काडर की मजबूरी है और आप उस तरह के नेता हैं कि बहुत ज़्यादा बोलते बोलते हैं नहीं। लेकिन क्या लग रहा था कि इन जो सीटें जिन पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं उन पर क्या और बेहतर मैनेजमेंट हो सकता था क्या? अनम्यूट करिए उपाध्याय जी। हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, अनम्यूट करिए। आ रही है आवाज? जी हेलो, आवाज आ रही? हाँ, बोलिए बोलिए अच्छा, उपाध्याय जी। क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ और सुयोग्य पत्रकारों ने अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है, तो मैं उनके साथ किसी प्रकार का विवाद न करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। कहिए कहिए। कई बार राजनीति के चुनाव की यदि मैं बात करूं, जिसमें भाजपा की सरकार बनी और कई पार्टियों गठबंधन था अखिलेश जी के साथ, तो चुनाव हारा था। हमारी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के ओम प्रकाश राजभर समेत कई लोग छोड़ के चले गए थे। उनको सबको लगता था कि भाजपा ये चुनाव हार रही है। उसके बाद आपको पता है परिणाम क्या हुआ। ऐसे एक चुनाव और याद दिलाना चाहता हूँ, मधेपुरा में जब लालू यादव और शरद यादव लड़े थे, तो शरद यादव धरने बैठ गए कि चुनाव को इसको रद्द किया जाए। बड़ा कैप्चर हो गया, गणना हुई तो 40,000 से वो जीत गए, शरद यादव जीत गए थे चुनाव। ऐसा अनेक बार होता है कि दिखता कुछ रहता है, होता कुछ। मैं बस एक बात को फिर से रिपीट करके ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। ये जैसा कि आम जनता में होता है, इधर कई बार से हो रहा था, अब ज्यादा हो गया है कि लोग नेता को चुनते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिनको बनाना है, वो लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट कर रहे हैं, और जिनको नहीं बनाना उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। एक बात की ओर ध्यान नहीं गया कि मायावती जी इस बार अलग लड़ रही हैं, और जिन दलित मतों का हम लोग अभी बात कर रहे थे, दलित मत उनके साथ ज्यादा मात्रा में जाता ही जाता है। वो न सपा में जाएगा न कांग्रेस में जाएगा, और हमारे साथ भी नहीं। हमारे साथ तो जो नॉन जाटो वोट है वो जाता है और भी बड़ी मात्रा में हमारे साथ है। तो जब ये सब समीकरण आप बना के देखेंगे, अब जैसे अभी हमीरपुर की बात हो रही, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल छत्री हैं, तो 2 बार से हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, साफ सुथरे व्यक्ति हैं, लेकिन वहां सपा ने लोधी राजपूत लड़ाया है। तो लोधी राजपूत भाजपा का मतदाता है कल्याण सिंह के टाइम से। पिछली बार भी एक छत्री ही लड़ा था बसपा से, और बहुत ज्यादा रुपए पैसे वाला आदमी था, लेकिन पुष्पेंद्र सिंह को नहीं हरा पाए थे, और लोधी ही लड़ाया था सपा ने, और छत्री लड़ाया था उन्होंने। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार लोग करते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं। तो दिखता जरूर कुछ रहता है, असमंजस भी होती है, लेकिन मैं अपनी बात एक लाइन कह के समाप्त करूंगा कि जो हमारा एक लाभार्थी वर्ग है, जिसमें सभी जातियों के लोग हैं, जिनको विभिन्न योजनाओं में मोदी जी ने लाभ दिया है, वो आलोचना तो लोग करते हैं क्या किया क्या बताएं। अभी भाई साहब पूछे, हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे क्या किया, तो बताना बहुत लंबा हो जाएगा। तो बहुत सारा काम जो मोदी जी ने किया या योगी जी ने किया, उसको मानने वाले लोगों का भी एक बड़ा वर्ग है जो कहता है हमको तो भाजपा को ही वोट देना है। तो मैं समझता हूं कि वो सारी चीजें होंगी। और अभी आप लोग बात कर रहे थे जालौन जिले की, तो वहां तो लगातार जो जिस बिरादरी के हैं हमारे वर्तमान विधायक या मंत्री, और दूसरी बिरादरी ही लड़ती रही, लेकिन कभी पराजित नहीं कर पाए बहुत सालों से। तो ऐसा कुछ है, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इन 13-14 सीटों में जैसे पिछली बार रिजल्ट आया था, मोदी जी के नाम पर, हमारे योगी जी के कामों के आधार पर बड़ी मात्रा में हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। ठीक बात है। अतुल, एक 20 सेकंड का कमेंट, चूंकि वक्त मेरे पास है नहीं भाई। वो कह रहे हैं कि राशन से शासन उनको मिलेगा, लाभार्थी वर्ग है 60 करोड़। अमित शाह इस बात को कह चुके हैं कि मोदी जी के सामने दीवार की तरह खड़ा हुआ है, उनके पीछे खड़ा हुआ 60 करोड़ लाभार्थी। कैसे भेद पाएंगे इतनी मोटी तगड़ी फौलादी दीवार को? अनम्यूट करिए अतुल जल्दी से। देखिए, कोरोना काल में देश ने बहुत बड़ी त्रासदी झेली, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल रही। आज जिस कोरोना वैक्सीन को हम सब ने लगाया, उस कोरोना वैक्सीन की कंपनी कह रही कि उसमें कुछ ना कुछ नुक्स था, उसमें तुरंत मोदी की फोटो हट गई। ये सब जनता भी जा चुका है। सबसे बड़ी बात है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान को बदलने की चर्चा नीचे जा चुकी है। आप इससे इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये नीचे धरातल पे अगर आप बात करेंगे, नीचे चर्चा है।
गांव गरीब किसान नौजवान जिस तरह 10 सालों में परेशान रहा, आज किसान दिल्ली नहीं जा सकता, इसका जवाब कौन देगा? आज दिल्ली में जैसे आप कील कांटे लगाए जा रहे हैं, आप उनको रोकने का प्रयास किया गया, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक बात है। ठीक। जनता जान चुकी है जी। और परिवर्तन होना तय है। अब ठीक बात है, परिवर्तन ठीक किस बात रूप है। में होता है, इस सीट किस हिसाब से निकलती, ये तो ठीक बात है। भविष्य के गणित में है, लेकिन ये आप मान के चलो कि ऐतिहासिक विजय इस बार परिवर्तन होने जा रहा ठीक हो। बात है। इंडिया गोस्वामी जी एक 20 सेकंड की टिप्पणी। मैं खाली उपाध्याय जी की एक बात मैं जरूर उनसे सहमत हूँ कि मोदी जी के कद का कोई विपक्ष के पास उस कद का कोई नहीं है, ये बात इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन उसके साथ ये भी है कि सांसद जो है, जो जिलों की समस्याएं हैं, वो मोदी जी के पास मन की बात कह देने से तो हल नहीं होती। वो सांसद उनको मिलते नहीं है, उनका समाधान नहीं कर पाते, तो सांसदों के प्रति नाराजगी है, नंबर एक। नंबर दो, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना आंतरिक जो उसने सर्वे कराया था, उसमें भी ये कई सीटें जो 13 में, जिसमें अभी ये जिक्र कर रहे थे बुंदेलखंड की, उसमें ये रिपोर्ट में आया था कि ये इनकी छवि ठीक नहीं है, ये लोगों का इनके प्रति विश्वास कम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं खाली मोदी जी की तस्वीर को हम लेके या मोदी जी की छवि को लेके हम कब तक 10 वर्ष हमने ले लिया, हमसे मतलब जनता ने ले लिया, मैं जनता की तरफ से बात कर रहा हूँ, उसने ले लिया, लेकिन अब उस छवि को कहां तक ढोया जाएगा, ये भी एक सवाल। ठीक है, ठीक है, ठीक है गोस्वामी जी। ब्रजेंद्र एक अंतिम टिप्पणी कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई स्थानीय मुद्दे और सांसद, बहुत सारे सांसद नाकारापन उनका भी रहा है, पुष्पेंद्र चंदेल फोन नहीं उठाते हैं, ये भी आम छवि उनकी बन गई है, इस तरह के बहुत सारे सांसद हैं, तो क्या ये भारी पड़ने वाला है? गोस्वामी सर ने पूरी बात कह दी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो मैंने देखा, जो आपने पूछा, मैंने उसे बताया। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को सुनकर समझकर अपनी योजनाओं में बदलाव करना चाहिए, ताकि वो दोबारा सत्ता में आ सके। मेरी तो ये राय है, मैं जो देख रहा हूं वो बता रहा हूं। और मोदी जी के साथ जो लाभार्थी वर्ग है, वो लाभार्थी वर्ग है, कितना है ये तो समय के साथ बता देगा, लेकिन उसमें भी विघटन हुआ है। मायावती जी के जो भतीजे आए थे, क्या नाम था, आकाश आनंद। आनंद ने ये कहा था कि आनंद ने कहा था कि 2 रुपए लेकर 80 रुपए का घपला हो रहा है। कल मायावती जी ने प्रतापगढ़ में कहा, 5 लोकसभाओं के इलाके में कहा कि तुम्हारे साथ ठगी हो रही है। जिनके साथ ठगी हुई है वो लोग भी जानते हैं। मोदी जी ने जिनको योजनाएं दी हैं वो लाभार्थी वर्ग है बहुत बड़ा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं खड़ी ना, लाभार्थी वर्ग है। लेकिन जो ये चुनाव का मैनेजमेंट है, यहाँ कहीं चूक हो रही है, प्रत्याशियों के चयन में कुछ चूक हुई है, अभी लड़ने के तौर तरीके में भी चूक हो रही है। तमाम सारी विवादित टिप्पणियां, तमाम सारे विवादित लोग, अगर ये सब नहीं हो रहा है तो भाजपा बेचैन क्यों है? बहुत शुक्रिया ब्रजेंद्र, अब वक्त इजाजत नहीं देता कि इस कार्यक्रम को मैं कंटिन्यू करूं। चंद्रिका जी बहुत धन्यवाद, अतुल सिंह बहुत धन्यवाद, उपमेंद्र सिंह धन्यवाद, ब्रजेंद्र प्रताप और प्रमोद गोस्वामी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी मंथन को अपना स्नेह और प्यार देते हैं। बड़ा सवाल यही, ये सवाल हम जनता के लिए छोड़ जा रहे हैं, हालांकि जनता अपना फैसला कर चुकी है। इन 14 सीटों पर किसका जलवा कायम रहेगा, किसका दबदबा रहेगा, क्या बीजेपी का तिलिस्म चलेगा, या जैसा हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि लड़ाई बहुत कटा जुझ वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।